जांच एजेंसी ने 1200 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया था। इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट में मिर्जा के अलावा 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ मिर्जा की ही गिरफ्तारी अभी तक हुई है। चंदौली में नाबालिग लड़की से तीसरी शादी कर रहे डिप्टी एसपी प्रद्युमन यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 50 साल के डिप्टी एसपी प्रद्युमन यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डिप्टी एसपी को बलुआ थाना की पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यरत है ये डिप्टी एसपी प्रद्युमन यादव और इसके पहले वो 2 शादियां कर चुके हैं। यादव तीसरी बार शादी कर रहे थे। प्रद्युमन यादव की उम्र 50 साल है, जबकि लड़की 11वीं की छात्रा है। नरेंद्र मोदी पर नीतीश के रवैये से नाराज भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बिहार के भाजपा नेताओं से आज मुलाकात की। समझा जाता है कि भाजपा विधायकों ने राजनाथ सिंह के साथ बैठक में नीतीश कुमार की जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की गई तल्ख टिप्पणियों के विषय को रखा और प्रदेश भाजपा के नेताओं की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया। बैठक के बाद भाजपा विधायक और बिहार सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि हमने पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ के समक्ष अपनी बात रखी है और संगठन को मजबूत बनाने के बारे में चर्चा भी की है। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हमने कई विषयों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एनडीए सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों के गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सम्मान के साथ गठबंधन चलाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा है कि राजनाथ सिंह ने जो भी कुछ कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। मायावती सबसे बड़ी भूमाफिया है। मायावती ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जमीनों पर कब्जे किए हैं। ये दावा है सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का। दरअसल मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को गुंडा कहा था, जिसके जवाब में शिवपाल यादव ने कहा है कि मायावती को अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि अगर सपा नेताओं ने मायावती को गुंडी कहना शुरू कर दिया तो उन्हें कैसा लगेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच रार बढ़ती जा रही है। हर एक मुद्दे पर दोनों दल एक दूसरे की टांग खींचते नजर आ रहे हैं। दरअसल मायावती ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी और उनके नेताओं को गुंडा कहा था। मायावती का ये बयान सपा को नागवार गुजरा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि मायावती जिस तरह से सपा को गुंडा बता रही हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है और उन्हें अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। सपा का ये भी कहना है कि वो लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रोक लगा रहे हैं। अगर सपा के कार्यकर्ताओं ने मायावती को गुंडी कहना शुरू कर दिया तो ठीक नहीं होगा। यही नहीं, सपा का ये भी दावा है कि वो महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मायावती सपा के नेताओं को धमकी दे रही हैं। अगर सपा चाहे तो मायावती को अभी भी ठीक कर सकती है। सपा का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी बदले की भावना से काम नहीं करती। बहरहाल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बयानबाजियां तेज हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सपा लगातार इस बात का दावा तो करती है कि अगर बीएसपी नेताओं के खिलाफ जांच सही ढंग से हो जाए तो वो जेल के पीछे होंगे, लेकिन वो जांच सही ढंग से होती क्यों नहीं। गुंडा केस में सीबीआई को जोर का झटका लगा। सीबीआई द्वारा पेश किए गए जियाउल हक की हत्या करने के 4 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने रिमांड पे देने से मना कर दिया। सीबीआई द्वारा पेश किए गए सीओ मर्डर केस के 4 आरोपियों को आज कोर्ट ने रिमांड नहीं दी। कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन आरोपियों को फिर से पेश करने को कहा। इस बीच कोर्ट ने आरोपियों को मेडिकल न कराए जाने पर सीबीआई और जेल सुपरिटेंडेंट को कड़ी फटकार लगाई और आरोपियों द्वारा लगाए गए सीबीआई पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पर भी विवेचक से जवाब मांगा। मृतक प्रधान के बेटे के नाबालिग होने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने किशोर न्यायालय में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने इन अभियुक्तों के साथ सीबीआई को 17 तारीख को एक बार फिर से सीबीआई कोर्ट में पेश होने को कहा है। रामपुर की सांसद जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने का मामला दिन पे दिन गर्माता जा रहा है। सांसद जयप्रदा ने जहां एआरटीओ पर बदसलूकी का आरोप लगाया है, तो वहीं एआरटीओ ने भी आरोप साबित होने पर अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की पेशकश की है। रामपुर की सांसद जयप्रदा का कहना है कि राजनीतिक साजिश है। एक अधिकारी ने चालान करने के बहाने बदसलूकी की है। कोर्ट से लेकर महिला आयोग तक जाऊंगी। तो वहीं एआरटीओ कौशेंद्र प्रताप यादव का कहना है सांसद जयप्रदा अगर साबित कर दें मैंने उनका हाथ पकड़ा है या उनको धक्का दिया है या उनके साथ बदसलूकी की है तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर जयप्रदा दोबारा लाल बत्ती लगाकर आएंगी तो मैं उनकी गाड़ी सीज कर दूंगा। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि सियासत और कानून की इस जंग में किसे मात मिलती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया है एक अहम फैसला। माया सरकार के दौरान छत्रपति साहू जी महाराज नगर, जिसका नाम बदलकर अब अमेठी कर दिया गया है, इसको जिला बनाने की अधिसूचना को आज कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब अमेठी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माया सरकार की उस अधिसूचना को
रद्द कर दिया है, जिसमें रायबरेली और सुल्तानपुर जिले की 5 तहसीलों को मिलाकर छत्रपति साहूजी महाराज नगर जिला बनाया गया था। माया सरकार ने रायबरेली के तहसील और सलोन तहसील को सुल्तानपुर की गौरीगंज, अमेठी और मुसाफिरनगर को मिलाकर नए जिले का गठन किया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अमेठी ने जिले का दर्जा खो दिया है और वो एक बार फिर तहसील हो गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां अमेठी ने जिले का दर्जा खो दिया है, वहीं एक बात और साफ हो गई है कि सरकार अक्सर फैसले लेने में जल्दबाजी करती है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे क्रॉसिंग पर 6 अप्रैल की रात हुए सपा नेता और उसके साथी की हत्या के मामले में रेलवे पुलिस ने आज खुलासा किया। रेलवे पुलिस ने इस मामले में जहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं हत्या में प्रयुक्त असलहों को भी बरामद कर लिया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के करीब पुराना माल गोदाम रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर 6 अप्रैल की रात घर जाते समय सपा नेता और उसके चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए राजकीय रेलवे पुलिस ने महुआर गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और हत्या में शामिल इरफान और महताब को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद में सपा नेता और उसके चचेरे भाई की हत्या की गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी अली अहमद के साथ ही वकील अहमद और शकील अहमद की तलाश की जा रही है। रेलवे पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 1 विदेशी पिस्टल, 1 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। बता दें कि सपा नेता फिरोज की हत्या के बाद जिले का सियासी पारा भी गर्म हो गया था। फिलहाल रेलवे पुलिस ने सपा नेता समेत डबल मर्डर का खुलासा तो जरूर कर दिया, लेकिन रेलवे पुलिस को इस बात के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए कि अब फिर से कोई घर लौटते समय मौत का खेल खेलने वालों का शिकार न हो जाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जोरों पर हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी तो तय कर दिए, लेकिन बागियों की एक बड़ी फौज इनकी राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। हालांकि मान मनोबल का दौर चल रहा है, तो राजनीतिक दलों को कई अच्छी सफलताएं भी इस मान मनोबल ने दी है, लेकिन बागियों की स्थिति ऐसी है कि कईयों को नाक में दम किया हुआ है। उत्तराखंड में जब से राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, टिकट की आस लगाए हुए अन्य दावेदारों ने बगावत करनी शुरू कर दी है। पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी ना सही निर्दलीय के रूप में ही ये अपने राजनीतिक दलों को मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा के लगभग 100 बागी मैदान में डटे हुए हैं। उसमें मेयर व अध्यक्ष पद के प्रदेश भर में कांग्रेस के 64 बागी मैदान में है। इसमें 36 बागी गढ़वाल मंडल और 28 कुमाऊं मंडल में है। भाजपा के लगभग 31 बागी मैदान में डटे हुए हैं। साफ है, राजनीतिक दलों को अपनी विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी तो उतना डर नहीं लग रहा है जितना अपनी पार्टी के बागियों ने नींद उड़ा रखी है। साफ है, भले ही कई जगहों पर जीतने की स्थिति में बागी नहीं हो, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी के हार का कारण तो बन ही सकता है। हालांकि शाम तक दोनों बड़े राजनीतिक दलों के लिए कई जगहों से अच्छी खबर आई है। जहां देहरादून में 2 मेयर पद के बागी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस के 7 बागियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। निकाय चुनाव में जोर शोर से जनता के मुद्दों को उठाने का दम भरने वाले कई नेता धराशायी हो गए हैं। मेयर पद पर अपनी जीत के दावे करने वाले 4 उम्मीदवारों ने मैदान में आने से पहले ही खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस में बागियों की फौज को बढ़ता देख आला कमान ने चुनाव संचालन समिति बनाई, तो बागियों को मनाने के लिए भी दिग्गजों ने खासी रुचि दिखाई। मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे कांग्रेस के बागी मनोरमा डोबरियाल और विशाल डोभाल के साथ ही यूकेडी के जयप्रकाश उपाध्याय और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस के 2 बागियों को लाल बत्ती दिए जाने का झुंझुना थमा दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने नामांकन वापस लिया है। वहीं अलग अलग वार्डों से 43 पार्षद पद के उम्मीदवारों ने भी मैदान छोड़कर भागना मुनासिब समझा और अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी की जानकारी देते हुए एडीएम हरक सिंह रावत ने बताया कि मेयर पद पर 14 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 4 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। देहरादून नगर निगम मेयर पद से 2 बागी कांग्रेसियों के नाम वापस लेने के बाद कुछ हद तक कांग्रेस की मुश्किलें घटती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर घात होने की संभावनाएं भी हमेशा से बनी रहती हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का देहरादून में आज शुभारंभ हो गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने किया। पुलिस के अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े कई बड़ी नामचीन हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। देश में मानव तस्करी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मानव तस्करी को लेकर आए दिन बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, जिसके चलते भारत सरकार पूरे देश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेमिनार आयोजित करती है। राजधानी देहरादून में भी आज से 3 दिवसीय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेमिनार का शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन
अपर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें आज पहले दिन अपर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, इम्पैक्ट संस्था के सीईओ मनीष सबरवाल, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के सौम्य भौमिक के साथ कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी बात रखी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे विश्व में दूसरे नंबर का अपराध माना जाता है। देहरादून में आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने बताया कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी तादाद में लड़कियां और बच्चे गायब हो रहे हैं, जिन्हें अपराधियों द्वारा बेचा जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि बच्चों का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाने के कार्य भी किए जाते हैं। उत्तराखंड नेपाल और चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है, जिस कारण यहाँ जनता में मानव तस्करी के लिए जागरूकता न होने के कारण यहाँ मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते हैं, जो काफी गंभीर है, जिससे इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और बढ़ते हैं। विश्व में ड्रग्स के मामलों के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ही नंबर 2 पर अपराध की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अगर बात पुलिस सिस्टम की जाए तो हत्या और लूट के मामलों को ही बड़ा माना जाता है। गुमशुदगी के मामलों को लेकर पुलिस गंभीर नजर नहीं आती है, जिसका ये परिणाम होता है कि मानव तस्करी जोरों पर हो रही है। इसे रोकने के लिए इस तरीके की सेमिनार का आयोजन बेहद आवश्यक है। लेकिन प्रेमी जोड़ों की कब्रगाह बन चुके मुजफ्फरनगर में एक और प्रेमी जोड़े पर पंचायत का कहर बरपा है। पंचायत ने प्रेमी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर गांव से निकाल दिया है। मामला गांव तुगलकपुर का है, जहां पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाते हुए प्रेमी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गांव की एक युवती से दिल लगा बैठा। प्रेमी जोड़े ने गांव और समाज के डर से गांव छोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में भूचाल आ गया। बात अगर प्रेमी जोड़े की करे तो दोनों की जान को खतरा बना हुआ है। घटना के बाद पुलिस को भी किसी अनहोनी का डर सता रहा है और यही वजह है कि गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी तक न तो पंचायत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई है और न ही प्रेमी जोड़े को बरामद कर पाई है। अन्ना हजारे आज जनतंत्र यात्रा के तहत क्रांतिकारी भूमि मेरठ पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने भ्रष्टाचार पर जमकर कटाक्ष किया। समाज सेवक अन्ना हजारे और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जनतंत्र यात्रा के दौरान देश भर के जिलों में जाकर जनसभा कर रहे हैं और जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोलने व जन लोकपाल बिल पास करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अन्ना हजारे मेरठ के एक गांव सिसोली में पहुंचे और यहां के बाद अन्ना हजारे को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सभा को संबोधित करने जाना था, मगर अन्ना वहां नहीं पहुंच पाए। इससे नाराज छात्रों ने शहीद स्मारक पहुंचकर जमकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। इसके बाद अन्ना हजारे भी शहीद स्मारक पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने भ्रष्टाचार पर जमकर हल्ला बोला और दिल्ली में होने जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल में ज्यादा से ज्यादा जनता से पहुंचने की अपील की और 1857 में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जब अन्ना हजारे से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो अन्ना हजारे ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, जबकि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनने की शक्ति जनता को देने की बात कही। वाराणसी के सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीते दिनों हो रही बिजली कटौती से तंग आकर आज 3 विधायकों के साथ बैठ गए एमडी कार्यालय पे धरने पे। अघोषित बिजली कटौती को लेकर वरिष्ठ नेता और बीजेपी सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय पर धरने पर बैठे। बेहद तल्ख स्वरों में डॉक्टर जोशी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बिजली वितरण को लेकर कुछ जिलों को अति विशिष्ट दर्जा देने का जोशी ने विरोध किया। बनारस को उपेक्षित करने का आरोप लगाते हुए श्री जोशी ने कहा कि बनारस में पर्यटकों की भीड़ साल भर रहती है। वहीं अखिलेश सरकार पर गुस्सा दिखाते हुए बताया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कि विशेष कुछ ऐसे जिले हैं जहां 24 घंटे में से 23 घंटे बिजली दी जाती है। 2 मुकदमों में बरी होने के बाद वरुण गांधी का तीसरा मुकदमा भी अब अंतिम कगार पर आ चुका है। आपको बता दें कि करीब 4 साल पुराने मामले में वरुण गांधी आज पीलीभीत जिला जज न्यायालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान जिला जज के सामने दर्ज कराए। 28 मार्च 2009 का ये वाकया था, जब भड़काऊ भाषण मामले का मुकदमा लिखे जाने के बाद वरुण गांधी जिला न्यायालय में सरेंडर हुए थे। न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में
जेल भेज दिया गया था। तब उन्हें जेल ले जाते समय कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मारपीट की तथा सरकारी संपत्ति को तोड़ा फोड़ा था। उसके बाद जिला प्रशासन ने थाना कोतवाली में उनके विरुद्ध एक मुकदमा जिसमें धारा 147, 48, 49, 307, 427, 336, 332, 120 बस 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट